नमस्कार। ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सुनील जी भाई साहब का परिचय सबने सुना, सब जानते ही हैं, परिचय देने की आवश्यकता नहीं। और चूंकि समय हमारे पास हमेशा कम होता है, इसलिए मैं शुरुआत जल्दी ही इस विषय से करूंगा और प्रश्नों से करूंगा। जैसा आपने सुना कि हमारा विषय है संघ के 100 वर्ष। ये सुनने में 100 वर्ष जो है एक बहुत बड़ा समय है। एक संगठन के तौर पर जब हम देखते हैं कि कोई संगठन खड़ा हुआ एक विचारधारा के साथ और 100 वर्ष लगातार रहा है, वैसा मेरा जो पहला प्रश्न इसी से संबंधित है। पिछले 100 वर्ष की हम यात्रा देखते हैं तो एक विचार के साथ एक शहर में संगठन खड़ा होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, उसके कई अन्य संगठन बनते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे आरोप रखते हैं, प्रतिबंध रखते हैं। संघ लगातार उसको तोड़े जाने का प्रयास होता रहा, बावजूद इसके संघ निरंतर चलता रहा। ये 100 वर्ष की यात्रा तय कैसे हुई? तमाम जिस तरह की समस्याएं आई, उन समस्याओं को झेलते हुए संघ ने 100 वर्ष किस तरह से पूरे किए हैं? संघ एक अविरल ऐसी यात्रा है, और जब आप केवल और केवल अपने स्वयं के संकल्प पर और जनता के, सामान्य लोगों के संकल्प पर निर्भर रहते हैं तो ये यात्रा सुनिश्चित हो जाती है। मुझे लगता है कि बहुत समय हम लोग अपनी यात्रा के लिए किसी न किसी पर निर्भर हो जाते हैं, कभी नेता पर, कभी परिस्थिति पर, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता पर, कभी यश अपयश पर। तो संघ की जो यात्रा है उसकी विशेषता ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये देश हमारा है, ये लोग मेरे हैं और उसके लिए मुझे कुछ करना है। बस इस एक संकल्प के कारण ये यात्रा अविरत चलती रही। और मुझे लगता है ये बहुत ही एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। जैसे हम अगर संकट में फंस जाए तो हम लोग कोई चांस नहीं छोड़ते, किसी भी तरीके से स्वयं का बचाव करते ही करते हैं। अपने परिवार का कोई व्यक्ति जिसको हम अपना मानते हैं वो संकट में फंस जाए तो हम लोग कोई मौका नहीं छोड़ते, कोई देखते नहीं कि परिस्थिति क्या है, बस हम जो शक्ति होगी उतनी लगा देते हैं और रास्ता निकालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देश प्रेमी है कि ये देश को भी जब हम और देशवासियों को अपना मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर कोई परिस्थिति, कोई संकट, कोई विपरीतता मायना नहीं रखती। वे उसी संकल्प के साथ हम काम कर सकते हैं। तो एक बात ही उसमें जोड़ दूंगा, सामान्यतः ऐसा होता है कि बड़े काम करने के लिए लोग सोचते हैं कि बड़े लोग चाहिए, कोई बड़े नेता चाहिए या बड़े लोग चाहिए, और सामान्यतः उसके बिना बड़े काम नहीं हो सकते ऐसा सोचा जाता है। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनका मूल इस बात में ही अंतर था। उनकी सोच ये थी, आजकल बड़ी चर्चा होती है, क्या आम आदमी वगैरह बहुत चर्चा चल रही है, तो डॉक्टर जी जो थे, डॉक्टर जी ने कहा कि मैं असामान्य जो कार्य है वो सामान्य लोगों के द्वारा ही करवा सकता हूँ। और जब देश के सामान्य लोग उस देश के असामान्य कार्य को हाथ में लेते हैं तो वो कार्य फिर निरंतर चलता है और वो अपने सही दिशा में चलता ही रहता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले सामान्य व्यक्ति पर विश्वास और सामान्य लोगों के संगठन पर विश्वास, यही मुझे लगता है इसकी मुख्य कुंजी अगर कोई रही तो वो यही रही। जब संगठन पर विश्वास की बात आती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो आम जन से, देश के लोगों से संगठन को जोड़ते हैं, जिनको कहा जाता है प्रचारक। आप भी प्रचारक रहे। संघ के बहुत और संगठन हैं जहाँ के प्रचारक जो है पूरा अपना जीवन देते हैं, विवाद नहीं करते, संघ के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। मैं उस एक थॉट को समझना चाहता हूँ जिस थॉट की वजह से आपसे ही, मैं आपकी ही यात्रा के माध्यम से समझना चाहूँगा कि वो एक थॉट कौन सा ऐसा क्लिक किया कि आपको लगा कि नहीं, बाकी सब ठीक है, मुझे संगठन के माध्यम से काम करते जाना है। प्रचारक बनने के लिए वो एक ऐसा पॉइंट जहाँ लगता है कि मैं प्रचारक बनकर ही अपना जीवन गुजारूंगा। संघ में प्रचारक की चर्चा आप जरूर करें, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि संघ में प्रचारकों की संख्या तो बहुत कम है, मतलब 3000 3,500 ही होगी। लेकिन संघ में और कठिन कार्य बहुत सारे लोग करते हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज के विद्यार्थी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में, जो अपनी शिक्षा का और घर का बैलेंस करते हुए समाज के काम में लगते हैं, खुद को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए।
बहुत सारे गृहस्थी है, बहुत सारे व्यवसायी गृहस्थी है जिनके ऊपर घर के बहुत बड़े दायित्व हैं। उनको अपने व्यवसाय नौकरी के कारण बहुत सारा समय वहाँ लगाना पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी उनके मन में जो एक आग है, एक संकल्प है कि ये लोग मेरे हैं, अपने हैं, तो फिर मैं उनके लिए कुछ करना है मुझे। और उसके कारण जो एक बैलेंस वो करते हैं, कभी कभी बैलेंस थोड़ा देश काम की तरफ ज़्यादा झुक जाता है, लेकिन वो जो बैलेंस करते हुए उसमें से समय निकालते हैं, भले ही वो रोज़ का 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटा, 5 घंटा हो, तो वो ये तीनों की सर्कस करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं। और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं कि जो इस तरीके से काम करते हैं। मुझे लगता है कि संघ इस शब्द का अर्थ ये है कि ऐसे जो लोग, मतलब कोई 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगाते हैं। आजकल अगर हम लोग आजकल इकोनॉमिक्स में ह्यूमन आवर्स काउंट करते हैं, ह्यूमन आवर्स काउंट करते हैं, अगर ये काउंट कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि ये ह्यूमन ईयर्स एंड ईयर्स हो जाएंगे। जितने आज अगर भारत में, आज मैं यहाँ बैठा हूँ इंदौर में, अगर इस समय में काउंट करूँ तो ऐसे कितने लोग अपना समय लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इन सबसे ही प्रेरणा मिलती है। और इतने सारे लोग करते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी कर लेते हैं कि चलो हम पूरा ही समय लगा देते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसा समय लगा देते। तो मुझे लगता है उनका मेन इंस्पिरेशन तो यही है। अब इस चक्कर में न जाएं कि अंडे से मुर्गी निकली कि मुर्गे से अंडा निकला। अब गृहस्थी लोगों ने, विद्यार्थी लोगों ने प्रचारक से प्रेरणा ली या प्रचारक ने ऐसे लोगों से प्रेरणा ली, इस चक्कर में ना पड़ा जाए। ये ज़रूर समझा जाए कि सब एक दूसरे से प्रेरित होते हैं और सब मिलकर एक अच्छे से अच्छे काम में लगे हैं। और मुझे लगता है आज भी संघ के कार्य का जो आधार है, वो आधार ये प्रेरणा ही है। और अपने भारत में हजारों वर्षों की जो प्रेरणा है, जो परंपरा है, उसमें यही बात एक सबको प्रेरित करती रही। अगर मैं कहूँ कि यही अपना आज का अध्यात्म है कि मन में अपने विचार आए कि हम कुछ अच्छा काम करें, भले ही अपना कुछ छोड़कर कुछ करना कर सके। तो उसी को मुझे लगता है आज के समय में त्याग, समर्पण, जो बड़े बड़े शब्द हम उपयोग करते हैं, उसको सामान्य अपने रोज के जीवन में उसी अर्थ में समझना चाहिए। एक बात जो आपके दोनों जवाब में निकली, इसमें समर्पण की बात है, देश की बात आती है कि देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं। संघ का जो भारत को लेके एक विचार है, इस विचार पर विभिन्न तरह के विवाद होते रहे हैं। कुछ लोग इस विचार से परिचित हैं, कुछ ने उसको समझकर किसी और रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या है जो अभी भी इस विचार को समझना चाहती है कि संघ के लिए भारत का विचार क्या है। आपने अपनी किताब में, जो आपकी किताब थी आरएसएस रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी, हालांकि आपने उसमें चर्चा भी उसकी की है, लेकिन मैं जहाँ सबके लिए जानना चाहूँगा कि संघ का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। मुझे लगता है कि मेरे इस सत्र के पहले शायद माननीय मनमोहन जी थे और उन्होंने शायद इसी बात पर बहुत लंबी पूरे सत्र में बात की है, तो मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर संक्षिप्त में कहना है कि कई लोग पूछते हैं कि ये देश प्रेम क्या है और किस देश प्रेम की बात हम लोग करते हैं, तो मैं सिंपल इसको ऐसे समझाना चाहूँगा, जैसे हम अपनी माँ से प्यार करते हैं और फिर माँ के प्रति समर्पित रहते हैं, अगर उसी का विस्तार कर दें हम उस भाव का, तो हम भारत माँ को भी अपनी माँ मानते हैं और बस उसी भाव का एक विस्तार होता जाता है, वही अपना देश प्रेम है, अगर बहुत ही सामान्य तरीके से समझना है तो। और इसीलिए भारत क्या है, तो भारत को हम इस अपने वैदिक काल से एक बात मानी गई कि जो पृथ्वी है, आजकल इन्वायरमेंट की बड़ी चर्चा हो रही है और नेचर की चर्चा हो रही है और बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं। कोई बोलते हैं सेव टाइगर और सेव बर्ड्स, सेव ट्रीज, सेव वाटर, बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं और सारे सेकुलर है। बस सेव काऊ बोलने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो कम्युनल लगता है लोगों को। खैर वो विषय आज का नहीं है, लेकिन भारत जो है उस पृथ्वी को एक माँ के रूप में अपने देश में, अपनी परंपरा में, वैदिक परंपरा से माना गया। जब हम इस पूरी पृथ्वी को अपने माँ के रूप में मानते हैं, तो वैसे तो हम कोई भेद ही नहीं करते, हम पूरी पृथ्वी को अगर अपनी माँ मानते हैं तो फिर दुनिया में पृथ्वी के कौन से भाग में कौन लोग रहते, वो सब अपने हैं।
और इसी से वसुधैव कुटुंबकम भी निकलता है। लेकिन जैसे पूरा देश हम ही है, फिर भी अपना परिवार एक प्रैक्टिकल यूनिट है सारे देश के काम करने का। जैसे हमारा शरीर है, लेकिन उसका एक सेल है, वो हमारा एक प्रैक्टिकल यूनिट है सारे काम को जोड़ने का। तो वैसे ही पूरी दुनिया में राष्ट्र ऐसा एक यूनिट होता है, और जिसमें एक भाव से सभी लोग एक संस्कृति से और एक परंपरा से जुड़कर एक दिशा में चलते हैं। और वो लोगों का जो समुदाय जहाँ रहता है, हजारों वर्षों तक जब जिस भूमि में वो ये साधना करते हैं, उस साधना की भूमि को राष्ट्र कहा जाता है। जैसे हम अपने देश में हम लोग ये जो उच्च भाव है, इससे साधना करने वाले लोग इस आज की भारत भूमि में रहते हैं। और इस भाव से जो लोग रहते हैं वो उस संस्कृति को मानते हैं, उस संस्कृति के मानने वाले का जो राष्ट्र है उसको हम राष्ट्र मानते हैं। और इसीलिए व्यवहारिक रूप में आज भारत का जो नक्शा है, पॉलिटिकल मैप, उसमें वो लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग रहते हैं जो उस भारत को अपनी माँ के रूप में और इस स्वरूप में मानते हैं। तो मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से वो हमारा भारत है, और सांस्कृतिक भाव के रूप से इस भाव को मानने वाले वो सब हमारे ही है, और वो इसी राष्ट्र के रूप में एक भावात्मक रूप से वो उसी राष्ट्र के हैं। आपने प्रैक्टिकल यूनिट की एक बात की, और जिससे राष्ट्र जिस तरह बना, जब उसी राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र के प्रैक्टिकल यूनिट जो है उसके नागरिक हैं। संघ के साथ 100 वर्षों में हिंदुत्व की विचारधारा एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा के तौर पर उत्पन्न हुई। ये आरोप लगता रहा कि संघ जो है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रयास में है, और इसको लेकर भय भी कई समुदायों में नजर आता है। संघ का जो हिंदुत्व है, ये हिंदुत्व का विचार क्या है? क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म मानने वालों के लिए है, या हिंदुत्व के विचार कुछ और है संघ के लिए? देखिए, हिंदुत्व जो शब्द है वो हिंदुत्व, हिंदू तत्व, उसमें जो तत्व क्या है उसमें, तो तत्व अगर एक शब्द में कहा जाए तो एकत्व जो है, एकत्व की अनुभूति जो है वही तत्व है इसमें। कि बाकी सभी लोग कहते हैं कि सब चीज़ें अलग अलग हैं, और हमने जो अनुभव किया हजारों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने कि जो ऊपर से अलग अलग दिखता है वो अंदर से एक है, और इसलिए जो एकता का जो तत्व है, उस तत्व को मानने वाले, उसको जीने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन व्यवहार को तय करने वाले, उस तत्व के अनुसार चलने वाले, उस तत्व को हम हिंदुत्व बोलते हैं। हिंदू शब्द वैसे मॉडर्न है, क्योंकि पहले तो हमें किसी बात से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं थी, हम यही शब्द अपने इसमें उपयोग किया गया था। सारे वेदों के मंत्रों में हम शब्द से ही है कि हम ये करेंगे, हम लोग हैं, हम सारे लोग हैं, यही बात वर्णन की गई। परंतु कई लोग फिर आने वाले समय में जब मैं के निकले, जिन्होंने कहा कि मैं जिस मार्ग से जा रहा हूँ वही सही है, या मैं जिनको मानता हूँ वही मेरे लोग हैं, बाकी मेरे नहीं हैं। तो जब ये बात निकली तो वास्तविक रूप में दो भाग हुए, जो मैं या एक लिमिटेड एक्सक्लूसिव अपने ही लोग, उनको लोगों को ही मैं अपना मानते, बाकी लोगों को नहीं मानते, वो एक लोग, और जो सबको अपना मानते हैं, हम की बात करते वो लोग। तो जो सबको अपना मानते हैं उन लोगों का नाम हिंदू रखा गया, और इस कारण से ये बात लगातार चलती आई। इसलिए ये नाम हमें भले ही बाहर के लोगों ने ये वर्णन किया हो, लेकिन अब इसका इतिहास है कि जब ये बात डिबेट होने लगी, और भारत में तो बहुत सारे मत संप्रदाय थे, और ये सारे मत पर संप्रदाय की एक धारा थी, एक के बाद एक, कोई किसी का विरोध ही नहीं था। अगर कोई ये समझता है कि उपनिषद आए तो वो वेद के विरोधी थे, नहीं, वो वेद को ही काल के अनुसार प्रसारित करने वाले थे। वेद के उपनिषद के बाद अगर कोई हमारे बौद्ध और जैन आए तो वो उसके विरोधी नहीं थे, वो काल के आवश्यकता के अनुसार उसी तत्व को एक प्रसारित करने वाले थे। बाद में शंकर आए, शंकर कोई बुद्ध और जैन के विरोधी नहीं थे, उन्होंने काल सुसंगत बात को अपने समय में रखा। शंकर देव के बाद फिर नई बातें आई, तो कोई भी किसी का विरोधी नहीं है, ये बात एक सतत धारा में चलती आ रही है। और इसलिए जब बाहर से आक्रमण हुए तो लोगों को लगा कि
ये हम लोग तो कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई जैन है, कोई बौद्ध मत है, तो ये है, हम है कौन? तो फिर ये ध्यान में आया कि वो जिनको जिनको एक ही सूत्र में बांधते, तो हम एक सूत्र है, हमारी कोई एक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी तो हम लोग एक संस्कृति से मानते थे, इसलिए उसका एक सांस्कृतिक शब्द स्वाभाविक रूप में ये निकला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मुझे लगता है कि उस सांस्कृतिक एकता का जो शब्द है, हमें जो सांस्कृतिक रूप से एक करता है हमारे जीवन के मूल्य और पद्धति को, उसको आज बहुत बड़ा आज के समय में महत्व है, और वो हमारे लिए एकता का सूत्र है। एकता के सूत्र की बात हो तो इसके अंदर एक समुदाय है। आपने अपने पिछले उत्तर में भी कहा था कि वो लोग जो इस धरती को अपना मानते हैं, एक समुदाय के ऊपर लगातार आरोप रहा कि उनका जो है अपने धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव है बजाय कि राष्ट्र के। ये आरोप बहुत आज़ादी के पहले से ही शुरू हुए, मेरे को नहीं लगता कि संघ नहीं बल्कि उससे पहले से शुरुआत हो गई थी जब एक अलग देश बनने की मांग हुई। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग इसी देश में रहे उस धर्म के, उन्होंने इस देश को अपना माना, लेकिन उनके बीच में एक भय लगातार बना हुआ है कि संघ की छवि जो है वो हिंदुत्व की बात करते हुए मुस्लिम विरोधी बनती चली जाती है। मैं पिछले कुछ समय में एक बार आपसे जब 2-3 साल पहले चर्चा हुई थी तब भी मैंने ये प्रश्न आपसे उस समय पूछा था, चूँकि भीड़ थी तो मुझे विस्तार में उस समय पूरी बात नहीं हो पाई थी, तो आज इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। मूल आइडिया जो है वो राष्ट्र का आइडिया है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्र को मानता है वो हमारा है। तो इसमें हिंदू या मुसलमान, जो आपके पिछले जवाब से भी निकल के आता है, धर्म का कोई प्रभाव नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो नज़र आता है मुसलमानों के साथ, या मुसलमानों का संघ के प्रति, या संघ के प्रति भी ये धारणा है कि मुसलमान विरोधी है। क्या संघ इस विचार को बदलने का प्रयास कर रहा है? ये पहला प्रश्न। और दूसरा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जो राष्ट्र के विचार की बात है, क्योंकि उनके लिए धर्म हमेशा प्राथमिक माना जाता है, तो संघ किस प्रकार से जो राष्ट्र की विचारधारा है उसमें मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास करेगा? ऐसा है कि राष्ट्र, मैंने जैसे बताया कि एक प्रैक्टिकल यूनिट है, और वो एक दिन में कोई न बना सकता है न बिगाड़ सकता है। वो एक साधना से वहाँ के रहने वाले, निष्ठा रखने वाले लोग बनाते हैं। ये बात उठाई गई कि भाई मतलब नारे तो लगे, दुनिया में बहुत नारे लगे, सारे ईसाइयों एक हो जाओ, सारे मुसलमान एक हो जाओ, सारे कम्युनिस्ट जो है, सारे मजदूरों एक हो जाओ, बहुत सारे नारे लगे। परंतु वास्तविकता क्या है? आज अगर हम इसको देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज जो लड़ाइयाँ हो रही है, कभी ईरान इराक में लड़ाई हुई, कभी बांग्लादेश और पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हो गया, मतलब बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड में, अभी सीरिया में हो गया, बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड में कई सारे देश अलग अलग, अपने इस्लामिक देश होने पर भी वो अलग अलग हैं, और बहुत सारे लोग आपस में लड़ भी रहे हैं। यही हाल बाकी देशों का भी है, बाकी विषयों का भी है। तो ये एक बात सबको ये बात समझनी चाहिए इतिहास के अनुभव से कि राष्ट्र जो है, आपके मत, संप्रदाय, भगवान की पद्धति बदलने से आपके राष्ट्र और आपकी सांस्कृतिक जो परंपरा है या आपके पूर्वज है, बदल नहीं जाते। और मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग मिसप्रपोर्शनेटली भी देख रहे हैं, मतलब गलत तरीके से भी देख रहे हैं। सबसे बड़ा मुसलमानों का देश दुनिया में कौन सा है? तो इंडोनेशिया है, सबसे बड़ा देश है। इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया आज भी अपने संस्कृति के अनुसार चलता है। आज भी वहाँ गरुड़, लक्ष्मी, गणपति, ये सब परंपरा में है, नाम परंपरा में है, और वो इस कट्टरता को नहीं मानते, और इसलिए वो सबके साथ दुनिया में आराम से रह सकते हैं, और अपने नमाज भी कर सकते हैं, कुरान को भी आदर से रख सकते हैं, फिर भी दुनिया में सबके साथ रह सकते हैं। तो ये दुनिया के उदाहरण हैं। इसलिए कई बार मैं भारत में भी लोगों को बोलता हूँ कि भैया थोड़ा अपने पड़ोस वालों की तरफ भी मत देखो, थोड़ा सा दूर जाके इंडोनेशिया को भी देख लो कि कैसे हमारा पंथ, मत, संप्रदाय बदलने पर भी हमारा राष्ट्र वही रहता है, और उसी राष्ट्र के साथ, निष्ठा के साथ हम रह सकते हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि मूल रूप से समझने की है, और कोई कुछ भी कर ले, ये हार्ड रियलिटी है कि आपके पूर्वज बदल नहीं सकते, आपका पूर्व का धर्म, पंथ बदल नहीं सकता, आपकी भूमि बदल नहीं सकती, आपका राष्ट्र बदल नहीं सकता।
तो बहुत सारे प्रयोग फिर भी दुनिया में होते रहते हैं। तो जो लोग इस भूमि को मानते हैं, इस परंपरा को, संस्कृति को मानते हैं, अगर उतने भी लोग अगर ढंग से इस बात को समझे और प्रैक्टिस करें, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बात बाकी लोगों को भी समझ में आएगी। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई संघ ने तो हिंदू संगठन और हिंदुओं को संगठित करने का बीड़ा उठाया, तो और हिंदुओं में भी कई लोग हैं कि जो बहुत सालों तक सेकुलर के नाम पर हिंदू बोलने में भी कतराते थे। तो देखिए भाई, हम लोग, मैंने पहले ही बताया कि संघ ने सामान्य लोगों पर संघ विश्वास करता है और सामान्य लोगों के संगठन से संघ ने अपना कार्य प्रारंभ किया। तो हम लोग थोड़ा सा इजी पेपर पहले लेते हैं, होता है ना क्वेश्चन पेपर। सामान्य स्टूडेंट क्या करता है, इजी क्वेश्चन पहले लेता है, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो हार्ड क्वेश्चन पहले लेते हैं। सो संघ ने इजी क्वेश्चन लिया कि जो स्वयं को हिंदू बोलते हैं, हिंदू परंपरा को मानते हैं, चलते हैं, उनको सबसे पहले संगठित कर लो। फिर धीरे धीरे क्रमशः धीरे धीरे सबके पास पहुंचेंगे और धीरे धीरे सब तक ये बात लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि 100 वर्ष की अगर यात्रा को देखा, तो जहाँ से यात्रा शुरू हुई, अब धीरे धीरे हर जाति, समुदाय, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, मतलब हर जगह जहाँ लोग मानते थे, नहीं मानते थे, कन्फ्यूजन में थे, क्या क्या सोचते थे, हर जगह जैसे जैसे ये विचार पहुँच रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये राष्ट्र की बात, अपने धर्म संस्कृति की बात धीरे धीरे सबको समझ में आ रही है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो अपने को अलग मत संप्रदाय का मानते थे, बाहर से रिश्ता जोड़ते थे, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है और दुनिया के बहुत सारे अनुभवों से भी बहुत लोगों को समझ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये क्रमबद्ध तरीके से एक अनफोल्डमेंट है और धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस लेना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो क्या कुछ विशेष कार्यक्रम हैं जिससे कि मुस्लिम भी राष्ट्र की विचारधारा के साथ जुड़ते जाएं, संघ के साथ जुड़े? मुझे लगता है कि संघ बहुत ही नेचुरल तरीके से काम करता है। संघ इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। संघ को 5 साल के इलेक्शन को ध्यान में रखकर काम करने का इरादा भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। जिनको 5 साल का काम करना होता है वो करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में जो जो करते हैं उससे क्या प्रभाव होते, मुझे लगता है सकारात्मक प्रभाव होते, नकारात्मक होते, उसकी समीक्षा हम कर सकते हैं। तो संघ ये सोचता है कि एक ऑर्गेनिक वर्क है और इसलिए उसके समय लगता है। तो जैसे जैसे संघ की शाखा हर जगह पहुंच रही है, हर गली मोहल्ले में, गांव में, प्रांत में, तो वहाँ धीरे धीरे स्वाभाविक वहाँ जो भी जन समुदाय रहता है उसके साथ संघ के स्वयंसेवकों का संपर्क आता है। लोग अपनी आंखों से संघ के कार्यकर्ताओं को देखते हैं और समझते हैं और धीरे धीरे जैसे स्वाभाविक रूप से ये संवाद की प्रक्रिया चलती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप मुझे पूछेंगे कितनी जगह ये संवाद चल रहा है, तो आजकल संघ की 73,000 प्लस शाखाएं चल रही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 73,000 प्लस जगहों पर लगभग ये संवाद का किसी न किसी स्तर का प्रयोग चल रहा है। एक इसी में बात हुई जब हिंदू से ही बात जुड़ती है। हिंदू धर्म के अंदर भी अभी हम देखते हैं जातिगत भेदभाव नजर आता है, जिसकी चर्चा लगातार रही। जब अन्य धर्मों की बात करें, विशेष तौर पे क्रिश्चियनिटी की बात, धर्मांतरण जो है पूर्वोत्तर में आदिवासी इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हुआ ईसाई मिशनरीज के द्वारा। अगर हम उनके कारणों को ढूंढना शुरू करें तो ये वो लोग थे, हिंदू धर्म को मानने वाले आदिवासी, जिनको सुविधाएं नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिली या कहीं भेदभाव झेलना पड़ा। अगर हम पहले इस्लाम की भी बात करें, इस्लाम में भी कन्वर्ट होने वाले लोग ज़्यादातर वही थे जो शहर के बाहरी हिस्से में रहते थे, जो कहीं पिछड़े हुए थे। तो एक ऐसा तबका जो कि सामाजिक तौर पे जिसको निचली जाति कहा जाता है, हम उसको नहीं मानते हैं लेकिन सामाजिक तौर पे ऐसा उनको कहा गया, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा तबका है, यही लगातार कहीं ना कहीं धर्मांतरण का शिकार होता रहा। संघ की जो ये पूरी विचारधारा है, क्या इसमें जातियों को लेकर इनको जोड़ते हुए एक विचार से जोड़ने का प्रयास हुआ है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल मैं इसी के साथ और जोड़ता हूँ, क्योंकि ये लगातार जो है, जो संघ के विरोध में लोग हैं वो ये कहते हैं कि संघ, वो संघ के विरोध में जो पिछड़े लोग हैं उनको ये कहते हैं कि संघ तुम्हारा संगठन नहीं है, अगर वो तुमको हिंदू के नाम पे एक कर रहा है तो गलत कर रहा है। संघ अगड़ों का संगठन है, जिसको सामाजिक तौर पे सवर्ण कहा जाता है, उनका संगठन है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो सारे समुदाय हैं, जो हमारे ही अपने लोग हैं, किसी तरह से पिछड़े हुए रह गए, उनको जोड़ने का प्रयास पिछले 100 वर्षों में किस प्रकार से हुआ है?
मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिकल डिबेट्स जो चलती रहती है उसके रेटोरिक्स है, मतलब जो बार बार अभी चलते रहते हैं, हर मंचों पर उठाए जाते हैं, हर चुनाव में आते हैं, लेकिन उनके परिणाम भी कम हो रहे हैं। आजकल आप तो मीडिया से है ना, तो आजकल मीडिया के लोग जनरली कैलकुलेट करते हैं चुनाव में कि इस जाति के इतने लोग हैं, उस जाति के इतने लोग हैं, उस जाति के इतने लोग हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। वो दूसरे दिन वही लेक्चर देते हैं कि भाई क्यों, कौन जाति वाला है, कौन जाति वाला नहीं है। चुनाव का सारा विश्लेषण उसी पर करते हैं। तो मुझे तो पहले मैं इस मंच से भी कहूँगा, कम से कम मीडिया के सारे लोग अगर ये मानते हैं तो उनको कम से कम चुनाव का जाति के आधार पर विश्लेषण कम से कम मीडिया में देना और पैनल पर डिस्कशन करना टीवी पर, ये तो बंद कर देना चाहिए। पहला महत्वपूर्ण काम होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में निश्चित रूप से हर समाज में कोई ना कोई फॉल्ट लाइंस होती है। हमारे समाज में भी जाति के आधार पर कई कारण हैं, उसके परिस्थितियां कारण हैं, उसके कारण कोई ना कोई भेदाभेद उत्पन्न हुए, उसके कारण कोई अन्याय भी हुए, लेकिन वो समाज के अब एक सामाजिक प्रश्न है। वो इट शुड नॉट बी अ पॉलिटिकल एंटिटी। लेकिन आज गलती से या जानबूझकर उसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जबकि ज़रूरत यह है कि सारे लोग मिलकर हमारे समाज का जो एक सामाजिक ऐसा विषय है जिसको सब मिलकर उसका समाधान की ओर बढ़ना चाहिए। मैं आपको दूसरी बात कहूँगा जो आपने पूछा कि अगर ऐसा होता कि सभी लोग जाति के नाम पर ही वोट देते तो शायद मीडिया के सारे जो कैलकुलेशन होते हैं आजकल चुनाव में वो सही हो जाते। लेकिन आजकल ज़्यादातर आप देख रहे होंगे सभी कैलकुलेशन गलत निकल रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि संगत ऐसे संगठन जो समाज में ये काम कर रहे हैं कि सारा हिंदू एक है और जाति जाति से ऊपर उठकर हम सब एक हैं। तो ये बात समाज में कहीं ना कहीं, और हम सब मिलकर ही देश की तरक्की कर सकते हैं, ये बात कहीं ना कहीं समाज मन के अंदर जा रही है। और हर जाति से मैं दावा करके कह सकता हूँ, हर जाति से 5%, 10%, 20%, 25% लोग निकल के आ रहे हैं जो जाति से ऊपर उठकर देश और समाज की एकता के लिए, समाज की उन्नति के लिए वोट कर रहे हैं। और इस कारण से कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां कर रही है या चाहे मीडिया के लोग कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक कर रहे हैं, वो गलत हो रहे हैं। लेकिन संघ जानता है कि हम समाज के अंदर जा रहे हैं और समाज मन क्या है, समाज के बहुत सारे लोग इससे ऊपर उठकर एक एकता की बात कर रहे हैं। और इसीलिए जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात हो, घर घर से लगभग 13 करोड़ घरों से, मतलब आधे घर देश के, वो लोग, उसमें सब जातियां हैं, सब राजनीतिक विचार के लोग हैं, वो अपने राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर के लिए योगदान देते हैं, समर्पण देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जब विषय आता है, प्राण प्रतिष्ठा का विषय आता है, तो देश के 6 लाख से ज़्यादा गांवों में सब लोग मिलकर, हिंदू सारा एक, सब मिलकर उसका राम मंदिर का उत्सव मनाते हैं। तो ये एक हिंदू एकता का एक महाअभियान देश में चल पड़ा है। ये बात ठीक है कि वो स्थिर नहीं हुआ, उसमें राजनीतिक तूफान लाने का लोग प्रयास करते हैं। चुनाव आता है तो थोड़ा बहुत तूफान आता है, लेकिन वो लहर की तरह है, वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट ये है जो कभी भगवान श्री राम के अयोध्या में मंदिर के विषय में, या कभी देश की एकता, कश्मीर से 370 हटाना चाहिए जम्मू कश्मीर से, उस पर आई एकता हो, या देश में आतंकवाद के खिलाफ हो, या हमारे देश की प्रतिष्ठा का विषय हो, उसमें सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो देश के प्रतिष्ठा का बात होता है, गर्व की बात, उस पर मुझे लगता है कि देश के सभी लोगों को आनंद होता है, सभी लोग आनंद होते हैं। ये हमारी एकता की अनुभूति है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र का वो परिचय, हमारी संस्कृति का वो परिचय करने के जो प्रयास चल रहे हैं, संघ और संघ के साथ बहुत सारे समाज के लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उसका प्रभाव समाज पर आ रहा है। एक और बात बताऊंगा आपको। आपने कहा था कि कुछ लोग आते हैं बाहर से, हॉस्पिटल लगाते हैं, स्कूल लगाते हैं, सेवा करते हैं, वगैरह वगैरह। मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूँ कि कैसा प्रयास हो रहा है।
आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तमिलनाडु में सुनामी आया था। सुनामी जब आया बहुत बेकार अवस्था थी, और दुनिया की एक ऐसी संस्था है वर्ल्ड विजन नाम से, वर्ल्ड विजन का नाम चल रहा था और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ क्रिकेट मैच खेलकर भी उसे पैसे दे रहे थे कि वो जाकर रिहेबिलिटेशन करेंगे, जिनका इतिहास है कि दुनिया के कई देशों में जाकर मत परिवर्तन करने के लिए एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करना। और वो मसीहा बन के घूम रहे थे, सरकारें भी उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही थी कि रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम पुनर्वसन वो करेंगे। लेकिन उस समय हिंदू समाज के सभी लोग, सभी मत संप्रदाय और वो सब मिलकर उन्होंने उस कार्य के लिए कुछ पहल की थी। ये उस समय की बात है। और अभी 2020-21 में क्या हुआ था, कोरोना के समय अपने ही समाज के संघ, क्या सारी संस्थाएं, कोई नहीं छूटा था, कोई जाति, कोई मत संप्रदाय, सब लोग लग गए। और मुझे लगता है कि इस समय किसी को ना मिशनरी संस्था की याद आई, ना वर्ल्ड विजन की याद आई। तो अगर आप अंतर देख ले क्या हुआ है समाज में, तो मुझे लगता है एक ये उदाहरण काफ़ी है जो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने है। तो समाज ने अपनी करवट बदली है, अपना प्रयास ठोस तरीके से प्रारंभ किया है, जिसके लिए संघ लगातार प्रयासरत था कि समाज खुद खड़ा हो और इसमें अपनी लीडरशिप ले ले। तो मुझे लगता है कि ये सुनामी के समय या जो परिस्थिति थी और अब कोरोना के जो परिस्थिति थी, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हुआ है। यही हिंदू समाज की, इस राष्ट्र की शक्ति है, और उसी से हम जो चाहते हैं वो बदलाव होंगे। मतलब अच्छा, ये सारी जो आपने बात कही, इसमें संघ एक चीज़ बड़ी अच्छी निकल के आई कि संघ जो है लगातार अपने विचार के साथ काम करता चला जा रहा है। हमने कोई अलग से प्रयास नहीं किया, समाज के बीच में रहे, समाज को लेकर काम किया। संघ को प्रचार की आवश्यकता नहीं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब संघ इतना एक तरफ बड़ा भी होता जा रहा है, लोग मानते हैं कि भाजपा जो है संघ का ही संगठन है, तो राजनीतिक तौर पे भी सशक्त हुए, संघ भी बड़ा हुआ, संघ की बात का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ा है पहले से। इसके बावजूद पिछले कुछ वर्षों में संघ का एक प्रचार विभाग अलग से काम करता नज़र आता है, विभिन्न वर्गों से विशेष रूप से मिलकर अपनी बात कहते हुए नज़र आता है। तो जो यात्रा इतने वर्षों तक निर्बाध बिना किसी प्रचार के चली, अब 100 वर्ष पूरा होने के समय में ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है कि एक प्रचार विभाग चाहिए और एक संघ के कुछ जो समर्पित लोग हैं वो विभिन्न वर्गों से आकर बात करते हैं? पहली बात तो ऑन रिकॉर्ड ये स्पष्ट हो जाए कि प्रचार विभाग 94 में ही प्रारंभ हो गया था, पहली बात। दूसरा, संघ ने जो अपने संघ विचार को ले जाने के लिए, राष्ट्रीय विचार को, पांचजन्य, ऑर्गेनाइजर, ऐसे स्वयंसेवकों ने बहुत सारे प्रयास, संघ ने नहीं, स्वयंसेवकों ने संघ से प्रेरित होकर राष्ट्रीय हिंदुत्व के विचारों के लिए ऐसे बहुत सारे कार्य जो है वो 1948 और 55 के बीच में प्रारंभ हो गए थे। तो राष्ट्रीय विचारों का, हिंदुत्व का ये जो प्रचार है सब लोगों में जाएं, इसके प्रयास बहुत पुराने हैं। संघ की शाखा जो है उसको विस्तार करने के लिए व्यक्ति से व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट जो है वही संघ की कार्य पद्धति है, और उसके लिए प्रचलित मीडिया की न उसमें कोई भूमिका है न कोई आवश्यकता है। वो 1925 में भी नहीं थी और 2025 में भी नहीं रहेगी। तो वो काम तो स्वयं, कुछ काम होते हैं ना कि व्यक्ति को स्वयं ही करना पड़ता है। तो संघ में ये मान्यता है कि जो शाखा का काम है वो स्वयंसेवकों को बिना किसी साधन के व्यक्ति से व्यक्ति मिलकर ही करना है। वो 1925 में भी था, 2025 में भी वही बात है। अब जहाँ तक बात है समाज जीवन में चल रहे विचार चक्र की, तो आज एक बात बहुत समझनी है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो आज के समय में जो प्रचार के तंत्र है उसका दुरुपयोग करते हुए और लोगों के दिमाग को, लोगों के विचारों को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। कभी वो मार्केट में कोई वस्तु लानी है उसके लिए प्रभाव करते हैं, ऐसी ऐसी एडवर्टाइज बनाते हैं कि हमें लगता है यही सही है। कुछ समय बता दें कि आपका ये खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर
कुछ समय के बाद बोलते कि नहीं नहीं, ये खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बहुत सारी बातें, कभी बोलते इससे विटामिन बढ़ेगा, कभी बोलते इससे विटामिन घटेगा। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं। कपड़ों के बारे में पहले हमें बताया कि भाई जो आप टेलर से कपड़ा सिलाते हो वो थोड़ा बैकवर्डनेस है, रेडीमेड कपड़ा जो होता है वो मॉडर्न है। अभी बोल रहे हैं कि रेडीमेड कपड़ा जो लेना सिलाया हुआ वो थोड़ा सा कॉमन लोगों का है। जो बड़े लोग होते हैं वो मनीष मल्होत्रा से वगैरह, क्या और कौन नाम है, मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, अच्छे हैं वो, लेकिन ऐसे लोगों से सिलाना मतलब मॉडर्ननेस। अरे भाई आप क्या कर रहे हो? मतलब एज पर मार्केट दुनिया बदलती रहती है। यहाँ तक गाड़ी रुकी नहीं है। हमारे परिवार कैसे होने चाहिए, हमारे शादियाँ कैसी होनी चाहिए, पुरुष महिलाओं के रिश्ते कैसे होने चाहिए, यहाँ से लेकर हमारे वहाँ तक लेकर आजकल वोकिज्म तक बात आ चुकी है कि लोगों के संस्कृतियों में, लोगों के रिश्तों में एक बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी एकता, अखंडता, उस पर भी बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे डेमोक्रेसी के चुनावों पर भी प्रभाव डालने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा के नाम पर, किसी न किसी नाम पर हमारे देश में विघटन करने के प्रयास भी कर रहे हैं। उसके लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, हमारे फिल्म्स को, एडवर्टाइज को, हमारे यहाँ तक कि व्हाट्सएप्स को, उसमें एल्गोरिदम्स का उपयोग करते हुए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़, किताबें, एकेडमिक्स, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे प्रयास और षड्यंत्र दुनिया में चल रहे हैं। और इसीलिए वो किसी यूनिवर्सिटी या शहरों तक नहीं, तो जो दुर्गा के पूजा हम करते हैं, लेकिन महिषासुर भी श्रेष्ठ हो सकता है, ये बात किसी एक विश्वविद्यालय कैंपस से आज हमारे मध्य प्रदेश से झाबुआ और मंडला तक भी पहुंचाकर जंगलों में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को संभ्रमित करने के लिए। और इसीलिए आज इस बात को लेकर समाज में बहुत बड़े जागृति होने की आवश्यकता है। पूरे समाज को सच जानने का हक है, जानना जरूरी है। और इसलिए ये प्रयास होना जरूरी है कि जो ये सच जानते हैं, जो इस बात को अध्ययन करते हैं, उनको समाज में ऐसे प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए जिसके द्वारा ये बात और ये सच वो लोगों तक ले जा सके। इन बातों के प्रभाव से दुनिया भर के देश भी प्रभावित हो रहे हैं। और जेंडर के नाम पर, जेंडर चेंज के नाम पर बहुत सारी ऐसी बेतुकी बातें दुनिया में प्रभावित हो रही है। हम तो भले हैं कि हम आज तक अभी उससे प्रभावित उतनी मात्रा में नहीं हुए, लेकिन वो सारी बातें हमारे नौजवानों तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाने के षड्यंत्र भी चल रहे हैं। इसलिए आज इन बातों पर समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे देश में भी ऐसी ऐसी शक्तियां हैं, वो राजनीतिक भी है या अन्य भी है, कि जो भी लगातार भ्रम की प्रक्रिया चलाते हैं। हमारे युवाओं को बहकाकर विश्वविद्यालय में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे भी लगवाते हैं। मतलब यहाँ तक एक भ्रमित करने की एक श्रृंखला है। और एक ने मुझे पूछा कि भाई ऐसे सारे लोग संघ पर ही क्यों टिप्पणी करते हैं, संघ का ही अपोज क्यों करते हैं? मैंने कहा भैया, उन्होंने जितने भी सपने देखे हैं उन सपनों को थोड़ा सा धक्का लग रहा है। किसी ने सोचा कि हम पैसे देकर लोगों को कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन संघ के स्वयंसेवकों ने वनवासी कल्याण आश्रम शुरू कर दिया। किसी को लगा कि हम लोग नक्सलवादी बनाकर बंदूक देकर लोगों को बहका देंगे, वहाँ एबीवीपी ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया और संभव नहीं हो पाया उनको। किसी ने सोचा कि हम लोगों को मतलब अलग अलग तरीके से जाति के नाम पर लोगों को कर देंगे, लेकिन हिंदू सारा एक, इस तरीके से बहुत सारी बातें चली तो वो संभव नहीं हो पा रहा है। किसी ने सोचा कि हम ऐसे ही करके राजनीति में बैठ जाएंगे, स्वयंसेवकों ने वो भी नहीं करने दिया लोगों को। तो बहुत सारे मल्टीनेशनल, बहुत सारी कंपनी ने सोचा कि हम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हम यहाँ स्वदेशी की दुकान बंद कर देंगे और हमारी पूरी दुनिया चलाएंगे। लेकिन ऐसी स्वदेशी का ज्वार उठा है कि लोगों ने फटाके तक को रोक दिया कि नहीं भैया, फटाके चाइना के नहीं भारत के होंगे। तो ये जो बात उठी है देश में, ये जो एक स्व का भाव देश में जगा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि संघ इसके पीछे कुछ आग लगा रहा है। तो भैया हम हैं हनुमान जी और हम हनुमान जी का काम करते रहेंगे। एक आपने बीच में मनीष मल्होत्रा का भी नाम लिया, कहीं और ऐसे मैं उनके लिए बहुत सम्मान करता हूँ।
उनके वो मतलब और उनकी कला का भी सम्मान करता हूँ। मैंने प्रतीकात्मक रूप में जी उनका जी नाम लिया। नहीं, मैं प्रतीक के तौर पर मैं भी उनका नाम मैं ले रहा हूँ। अफोर्ड नहीं कर सकता उनका ड्रेस। मैं उनके साथ 2-3 नाम और ले लेता हूँ। ऋतु बेरी हो गई, एक कपड़ों की बात हुई, साथ ही साथ आपने लाइफस्टाइल की भी बात की। अगर हम देखें तो भगवान राम के समय की संस्कृति बदल गई, भगवान कृष्ण के समय आते हुए संस्कृति तो लगातार बदलेगी। भारत की वैदिक संस्कृति की बात जो आपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, तो संस्कृति जो है ये निरंतर चेंज होगी। आधुनिकता का प्रभाव तो होके रहेगा, निश्चित तौर पर होगा। एक ये सवाल भी बार बार उठता है, जब संघ आएगा तो मनुस्मृति को लागू कर देगा, आधुनिकता नहीं रहेगी। संस्कृति पर बात कर लेते जी, ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं आपकी संस्कृति बदलती रहती है, नहीं, संस्कृति मूल्याधारित है। मूल्य हमारे स्थिर है, उसका अभिव्यक्ति बदलती रहती है। अभिव्यक्ति तो आज भी अलग अलग है ना। अगर मैं किसी जगह कथक के द्वारा अभी संस्कृति की अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, तो मैं कहीं उस अभिव्यक्ति को दूसरे नृत्य के द्वारा करता हूँ। महाराष्ट्र में जागर के द्वारा करता हूँ, अलग अलग अभिव्यक्ति है। कहीं मुंडू पहनकर अभिव्यक्ति होती है अपने भारतीय वेश की, तो कहीं और धोती पहनकर होती है, तो कहीं और कुछ पहनकर होती है। तो ये अभिव्यक्ति को हम लोग, अभिव्यक्ति के रूप बहुत हैं, पूजा करने की भी बहुत अभिव्यक्ति है। कैसी कैसी पूजा कर सकते हैं हम, निराकार पूजा भी कर सकते हैं ध्यान लगाकर, अभिव्यक्ति है वो। मूल क्या है संस्कृति को, अगर जैसे मैंने हिंदुत्व का तत्व बताया आपको, एकत्व की अनुभूति, वैसे संस्कृति का भी एक शब्द में वर्णन कर सकते हैं। वो है कि हम जब एकत्व की अनुभूति बोलते हैं, तो एकत्व अगर समझ में आ गया कि सब एक है, वी आर कनेक्टेड, तो जब मुझे ये लगता है कि मेरे परिवार के लोग मेरे से कनेक्टेड है, तो मैं उनको अपना मानता हूँ, अपने रिश्तेदार मानता हूँ। आई डिफाइन माई रिलेशन, कि मेरा इनसे रिश्ता जो है वो अपनेपन का है। ये जो अपनेपन का रिश्ता है मानना, उसका जो एक्सटेंशन है कि मैं रिश्तों को कैसे मानता हूँ, वो संस्कृति है। रिश्ते में बनाता हूँ अपने के लिए, वो संस्कृति है हमारी, अगर एक शब्द में बोलना है तो। और इसीलिए मैं फिर दूसरी भाषा बोलने वालों को भी अपना मानता हूँ, ये मेरी संस्कृति है। दूसरे तरह से दिखने वालों को भी मैं अपना मानता हूँ, दूसरे तरह से भोजन करने वालों को भी मैं अपना मानता हूँ, दूसरे तरीके से वेश पहनने वालों को अपना मानता हूँ, दूसरे तरीके से अपने घर को बनाते मैं उनको भी अपना मानता हूँ। तो ये दूसरे मतलब आपको एक जैसा, एक होने के लिए एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है, एक जैसा सोचना हो जरूरी है। तो दैट इज संस्कृति। रिश्तों को हम कैसे समझते हैं, तो इसलिए अभिव्यक्ति तो बदलेगी ना। कभी हम लोग मतलब स्टोन एज में हम कैसे रहते थे, मनुष्य तो हमेशा प्रगति के लिए है। ये कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसको अंतर समझना है। सभ्यता का निरंतर विकास होता है, हम अपने शस्त्र बदलते हैं, वेश बदलते हैं, टेक्नोलॉजी से हम अपनी सुविधाएं बनाते हैं। वो सभ्यतागत विकास जो है सिविलाइजेशनल, वो हर मानव समुदाय करता है। लेकिन सिविलाइजेशनल विकास करने के बाद जो हमारे पास शक्ति आती है, एक दिन मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई एक दिन जिम में चला जाता है, दूसरे दिन वो अपने दिखाना शुरू कर देता है कि भाई आई हैव पावर। तो अब क्या होता है कि ये विकास तो हर समय होगा, लेकिन पावर का उपयोग कैसे करना, वो संस्कृति है। इसलिए टेक्नोलॉजी हर एक के पास है। मेरे पास एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, अब मेरी संस्कृति होगी कि मैं एटॉमिक पावर बनाऊंगा उससे, या एटॉम बॉम्ब बनाऊंगा, यहाँ कल्चर आता है। मैं वैक्सीन बनाऊंगा, दैट इज अ टेक्नोलॉजी, वो मेरा सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है। लेकिन मेरा कल्चर क्या है, उस वैक्सीन का उपयोग मैं बाजार के लिए करूंगा या सभी के कल्याण के लिए करूंगा, वहाँ कल्चर आता है। तो मुझे लगता है वो कल्चर हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ना हमें वो चेंज करना है। लेकिन जब युवाओं को हम आज के दौर में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम रील में जो चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा लगता है कि वो एकत्व की भावना या जो संस्कृति का एक मूल तत्व था, वो कहीं मिस हो रहा है। और जब हम अपने विचार की बात करते हैं तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। देखिए ऐसा है, हम लोग क्या है कि हम लोग अभी थोड़े शॉक्ड है, मतलब झटका लगा है हम लोगों को जब इंटरनेट आ गया है, तो लगना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाके सोचता हूँ कि जब पहली बार किताब छपी होगी तो ये चर्चा हुई ही थी कि अब किताबें आ गई है, उसमें कथा आ गई, पता नहीं नौजवान क्या पढ़ेंगे, क्या सोच लेंगे, उसमें क्या कल्पना कर लेंगे, बहुत डर गए थे लोग। पहली बार जब फिल्म आई, वो भी मूक थी, म्यूट थी,
तो चित्र आ गए, पता नहीं लोग चुरा चुरा कर फिर वो म्यूट फिल्म देखने जाते थे, घर वाले नई पीढ़ी क्या बदल जाएगी चिंता करते थे। फिर दिखने वाले चित्र आ गए, रेडियो आ गया, गाना आ गया, पता नहीं आजकल के लड़के क्या सुनते हैं। तो मुझे लगता है ये कल्चरल शॉक जो होता है ना, ये चिंताएं हर समय होती है। अभी क्या होता है कि कुछ समय के बाद यूज्ड टू हो जाते लोग। तो एक समय था कि जब टीवी आया तो टीवी सीरियल के लेकर बहुत चिंतित थे लोग कि आजकल के बच्चे टीवी से हटते नहीं हैं। फिर टीवी पे कोई हमारा प्रोग्राम सेट नहीं होता था, जब भी देखना है तब टीवी देखते थे, बाकी प्रोग्राम नॉर्मल हो गया सबका। वैसे ही हो जाएगा, उतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता ये करनी चाहिए क्या हम उनसे, हमारा जो कल्चर है कि बच्चों से संवाद करना, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसकी चिंता करनी चाहिए। आजकल क्या प्रॉब्लम है कि सभी लोग आउटसोर्स कर रहे हैं। आजकल आउटसोर्स चल रहा है ना सरकारी दफ्तर में, घर में भी हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, भोजन भी आउटसोर्स, हमारे बच्चों के संस्कार भी स्कूल में या क्लास में आउटसोर्स। तो ये आउटसोर्स करने का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि बाहर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना, वो हमारी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम बाकी कुछ नहीं है, हमारी ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि फिर दबाव आएगा तो सरकारें भी उसके बारे में जो भी नए नए टेक्नोलॉजी को आ गई है उसको भी रोक सकते, उसको भी ठीक कर सकते। लेकिन आप लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर सरकारें कोई नियम नहीं बनाती। अगर आप लोग डिमांड करेंगे, जोर जोर से बोलेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी पार्टी उस पर नियम बना देगी, रूल्स बना देंगे। वो कोई खास बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम लोग उस बात को समझकर हम खुद हैंडल करें, गिव अप न करें। ये मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ समय ये मेरे विचार हैं जी, मतलब आपने आज आपके विचार ही हम सुनने के लिए यहाँ पर सारे लोग हैं। एक गांव में, मैं बिहार से आता हूँ, तो गांव में जब जाते हैं तो हमेशा एक हाँ नहीं, हमारे extra time है। तो एक बार बार ये बात आती रही कि मैंने कहा कि वो लोग भी कुछ पूछना चाहेंगे। हम आपके पास भी आएंगे, हमारे पास थोड़ा समय एक्स्ट्रा है तो इसलिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गांव में जब जाते थे झाड़ मुड़ी और गांव में कचरी, जो गांव की स्पेशलिटी होती है, खाया करते थे। अब जाने लगे तो उन दुकानों पे चाउमीन मिलता है, तो हमने कहा कि यार ये चाउमीन खिला रहे हो, वो सब कहाँ गया झाड़ मुड़ी। जवाब ये मिला, आप दिल्ली में बैठ के जो है चाउमीन खाइए और हम यहाँ पर बैठकर यही खाते रहें। तो हुआ ये कि गांव के अंदर भी जो है शहरीकरण धीरे धीरे होता गया। संघ का भी जब काम शुरू हुआ, गांव से शुरू हुआ, अब हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गांव का शहरीकरण होता चला जा रहा है। क्या इसको चिंता के विषय के रूप में देखना चाहिए या एक विकास की प्रक्रिया है जिसको मानने की ठीक जा रहा है? बाय द वे एक बात करेक्ट कर दूं कि संघ का गांव से नहीं शुरू हुआ, नागपुर के शहर से शुरू हुआ जी। बाय द वे मतलब कार्य की बात की, कार्य गांव-गांव तक पहुंचा है। हाँ। जी। दूसरी बात जो आपने बताया ऐसा है कि आप उस पर ज़्यादा चिंता मत करिए। अब हम ये डिक्टेट नहीं कर सकते ना हर एक को कि आपको क्या खाना चाहिए। मुझे लगता है कि टेस्ट बदलती रहती है, चिंता मत करिए। आजकल हर शहर में बड़े बड़े दुकान लग गए हैं जहाँ देसी घर का खाना मिलने की एडवर्टाइज करते हैं। अभी हमारे नागपुर में जाएंगे या महाराष्ट्र में कहीं जाएंगे तो लिखा रहता है यहाँ झुणका भाकर मिळेल, इथे पिठली भाकर पिठलं मिळेल, इथे पुरणपोळी मिळेल। सब देसी है, सब देसी है। तो आजकल ये क्या होता है ना, ये मनुष्य का स्वभाव है। पहले वो घर में रहता है, फिर लगता है बाहर का अच्छा है, बाहर का खाता है, फिर लगता है घर का अच्छा है। आजकल हर शहर में जाएंगे, अब विदेश में अपने विद्यार्थी जा रहे हैं ना, विदेश में विद्यार्थी जा रहे हैं ना, आपको लगता होगा विदेश में हमारे जो विद्यार्थी जाते हैं वो सब बाहर का खाते, नहीं। उनको वहाँ जाके समझ में आता है कि घर का खाना है। वो अपने घर में वे खाना बनाने की प्रक्रिया बनाते हैं और खाना बना के वही खाते हैं जो अपने घर में खाते हैं। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। बस आप लोग अपने घर में अच्छा टेस्टी खाना बच्चों को खिलाते रहिए, सब अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं ऑडियंस क्वेश्चन की तरफ आऊँ उससे पहले मैं ये एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जब राष्ट्र की हमने बात की थी, हमने सबको सम्मिलित करने की बात की, तो ऐसा महसूस होता है कि हिंदू एक हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म स्पेसिफिकली नहीं। जो इस देश की बात है, जो इस देश के रहने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र को मानते हैं, वो हिंदू हैं। लेकिन फिर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति भी चिंता व्यक्त करते हैं। तो क्या ये फिर से जो है धर्म की तरफ नहीं जा रहा? ऐसा है कि जो भी दुनिया भर में और खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश या आसपास में जो रहते हैं वो पुराने भारत के ही है ना। तो आज भारत की सीमाएं बदल गई तो उनसे रिश्ता थोड़ी खत्म हो जाएगा, रिश्ता थोड़ी खत्म होगा। रिश्ता तो है हमारा, ठीक है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की आज की जो वर्तमान पॉलिटिकल राजनीतिक जो भारत है उस सीमा में अपना काम करता है, उसका नाम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन निश्चित रूप से भारत के पड़ोस में जो पहले भारत ही था या भारत से ही कई दुनिया भर में लोग हिंदू गए हैं, अगर क्योंकि इस संस्कृति का जो पालन करते हैं उनकी चिंता करना आवश्यक है। ये केवल हमारे लिए नहीं, ये भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संस्कृति और जीने का तरीका दुनिया के लिए आज भी बहुत जरूरी है, जैसे हजारों वर्ष पहले था। क्योंकि आज देखिए, आज तो हम एआई तक पहुंच गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। दुनिया के जितने मॉडर्न से मॉडर्न, डेवलप से डेवलप देश हैं, उनको 21वीं सदी में क्या ज़रूरत पड़ी? हमारे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी जो है योग की ज़रूरत पड़ी। अभी फिर से 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे बना दिया है भारत की पहल पर। तो हमारी जो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, कि मनुष्य को कैसे जीना चाहिए और कैसे हम शांति से जी सकते हैं, ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। और वो मुझे लगता है इटर्नल टेक्नोलॉजी है, मतलब कायम सतत चलने वाली है। तो उसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। तो उसको अनुसार जीने वाले लोगों के समूह दुनिया के जिस कोने में भी जाएंगे वो इस दृष्टि से उपकारकी होंगे। और इसलिए ऐसे लोगों की चिंता करना, ऐसे लोगों की चिंता करना, उनके खुशहाली की चिंता करना और ये एश्योर करना, पक्का करना कि ऐसा हो, इसके लिए जो भी प्रयास करने पड़े वो करना, मुझे लगता ये बिल्कुल निश्चित समय की आवश्यकता है, भारत का कर्तव्य है और विश्व की आवश्यकता है। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, तो मैंने आज मौका ज़्यादा आप लोगों से छीन लिया, लेकिन अब सवाल जो है, जो कि भाई साहब को हम लोग सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता था। अब सवाल आपकी तरफ है। माइक इधर आगे ले आएंगे प्लीज़। नमस्कार सर, आपको सुनना बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा प्रश्न ये है कि आज किसी भी जब चुनाव होते हैं तो हमेशा बेरोजगारी एक मुद्दा होता है हमारे देश का, और बेरोजगारी का कोई भी सॉल्यूशन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई सरकार नहीं दे पाई है, चाहे पूर्व की किसी भी सरकार की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बात करें। और तो संघ के बेरोजगारी के प्रति क्या विचार हैं? क्योंकि आज की दुनिया जो अभी समय चेंज हो रहा है, जैसे आपने कहा टाइम टेस्ट चेंज होता है, कभी घर का खाना कभी बाहर का खाना, और आज की जो दुनिया है, आज की युवा पीढ़ी है जो मोह माया में ज़्यादा पड़ी है और बेरोजगार भी है। तो संघ का क्या विचार है बेरोजगारी के प्रति सर? नहीं, मैं एक बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि आज की पीढ़ी ज़्यादा मोह माया में पड़ी है। मैं सोचता हूँ कि पहली पीढ़ी ज़्यादा मोह माया में थी। ठीक है। अभी की पीढ़ी को तो एक्सपोजर मिल गया है, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है उनको पता है जी। तो वो ज़्यादा कॉशियस है, ज़्यादा अलर्ट है, ज़्यादा समझदार है, क्योंकि पहली पीढ़ी को एक्सपोजर नहीं था, अब उनको तो पूरा घर बैठ के पता है सब। तो आपने जो मतलब आपका जो प्रश्न है बेरोजगारी के बारे में, मुझे लगता है कि बहुत एक सिंपल सी बात है कि किसी भी देश में, दुनिया में, अगर बेरोजगार को हम सरकारी नौकरी समझते हैं तो वो कोई भी सरकार 7-8%, 9%, 10% ज़्यादा दे नहीं सकती। और इसीलिए रोजगार का मतलब होता है स्वरोजगार। और जैसे होता है ना कि जितनी बड़ी इंडस्ट्री आएगी वो नौकर ज़्यादा बनाएगी, और जितना छोटा उद्योग आएगा वो मालिक ज़्यादा बनाएगा। फिर से बोलता हूँ, जितनी बड़ी इंडस्ट्री आएगी वो नौकरों की संख्या बढ़ाएगी, और जितनी छोटी इंडस्ट्री आएगी वो मालिकों की संख्या बढ़ाएगी। तो संघ का विचार है मालिकों की संख्या बढ़नी चाहिए। यू शुड बी ओनर ऑफ योर ओन बिजनेस। और हमारे जैसे देश में यही मॉडल चल सकता है। टेक्निकली कुछ बातें होगी, हमें सैटेलाइट बनाना है तो गांव में नहीं बनेगा, उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ें होगी, पावर प्रोडक्शन करना है, सेंट्रलाइज इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी हमें। तो कई चीज़ें होगी कि जिसके लिए हमें बड़ी इंडस्ट्री की ज़रूरत है। अभी तक क्या हुआ है कि हमने सोचा ही नहीं कि हमें किस बात के लिए बड़ी इंडस्ट्री चाहिए, किस बात के लिए छोटी इंडस्ट्री चाहिए, कौन सी बात का सेंट्रलाइज प्रोडक्शन चाहिए, कौन सी बात का डिसेंट्रलाइज हो सकता है। अभी हम सिंपल जूस भी बनाना है तो उसकी सेंट्रलाइज इंडस्ट्री लगाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये अब हमें जागरूक होकर ये बोलना पड़ेगा कि भाई हमें मालिक ज़्यादा बनाने हैं, तो मालिक के हिसाब ज़्यादा बनाने के हिसाब से टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसी बात पर संघ का विचार है, उसी पर आग्रह है। और इसीलिए
सरकारों को भी, हमारे संघ स्वयंसेवक जो भी संगठन चलाते वो यही आग्रह करते हैं कि आप ऐसी पॉलिसी लाओ, बैंकों को ऐसे निर्देश दो, ऐसी व्यवस्था बनाओ। और मुझे लगता है सरकारें भी उस तरह से नीतियां बना रही है, धीरे धीरे नीचे जागृति हो रही है। लेकिन महत्व का प्रश्न है डिग्निटी ऑफ लेबर। हम किस बात को अच्छा मानते हैं समाज में और किस बात को प्रतिष्ठित मानते हैं, किस बात को नहीं मानते। तो मुझे लगता है अब ये सामाजिक प्रश्न है हमारा। हम जब सभी कामों को महत्व देना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि तभी ये प्रश्न का समाधान हो सकता है, अन्यथा ये प्रश्न हमेशा गंभीर ही बना रहेगा। नमस्ते सर, जैसा आपने प्रारंभ में बताया कि भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन रहा है। सर, एक तरफ हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत को सुपर पावर या विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं। यदि विश्व परिवार ही है तो सुपर पावर, यानी कि अगर कोई सुपर पावर है तो निश्चित रूप से कोई कमज़ोर भी होगा उसमें। तो यदि सब परिवार ही हैं तो सुपर पावर का सपना देखने का क्या औचित्य? सही बात। ऐसा है कि रामायण तो सुना है, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कुछ तो मालूम होगा। हमेशा भगवान राम जी के समय में भी रावण थे। मतलब कभी कभी लोग बोलते हैं आज ही रावण, नहीं, रावण तो राम के समय भी थे। रावण हर युग में रहेंगे। प्रॉब्लम यह है कि हर युग में राम भी चाहिए। राम अगर कमज़ोर होते तो शायद रावण का ही चलता, लेकिन राम राज्य बना क्योंकि राम मजबूत थे। तो मुझे लगता है कि इसी बात के लिए भारत जिस सात्विकता को लेकर चल रहा है, विश्व कल्याण की बात सोचने वाला अगर मजबूत होता है तो उससे विश्व का कल्याण होगा। मुझे कई बार, अभी मैं यूरोप में गया तो वो लोग चर्चा मेरे से कर रहे थे कि भाई आजकल क्या है, भारत में तो ये होता है, झगड़ा होता है वगैरह वगैरह। फिर बोलने लगे कि अरब देश है, मुस्लिम देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं वगैरह वगैरह बोल रहे थे। मैंने कहा एक मिनट, आप तो मत बोलो इस बात को। बोले क्यों? मैंने कहा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दुनिया में कहीं नहीं हुई, यूरोप में हुई। मैंने कहा, और उसके पहले के 500 वर्ष की पूरी लड़ाइयाँ जिसमें पूरी दुनिया को आपने खींच लिया, वो आपके यूरोप में हुई है। मैंने कहा तो आप तो मत सिखाओ हमें। और इसीलिए पावरफुल कौन है? यूरोप पावरफुल था या पश्चिम पावरफुल था तो पिछले 500, 600 या और कोई प्रभावी थे तो पिछले 700, 800 वर्षों का दुनिया का इतिहास समझ लो। और उसके पहले जब सात्विक शक्ति प्रभावी थी तो दुनिया का इतिहास देख लो। और इसीलिए जो सात्विक है उसको कमज़ोर नहीं रहना है, उसको मजबूत होना है। ये गलत धारणा है कि इसलिए हमारे यहाँ ऋषि भी है तो उसको मजबूत रहना है। क्योंकि देखो, दो बातें हैं, एक सूत्र समझ लो। आप अगर सात्विक है तो जिनमें सात्विक प्रवृत्ति होंगी वो उससे प्रभावित होंगे और आपका आदर करेंगे और दुनिया में अच्छे रहेंगे। लेकिन जिनमें सात्विक प्रवृत्ति की कमी हो गई है किसी कारण से, उनको आपके सात्विकता का कोई आदर नहीं है। उनको शक्ति से ही वो भयभीत होते, क्योंकि भय भगवान ने सबको दिया है। इसलिए शक्ति का होना जरूरी है, शक्ति और सात्विकता। तो सात्विकता से अच्छे लोग प्रभावित होंगे और आपकी शक्ति से जो दुर्जन है वो भयभीत होंगे और उससे दुनिया का बैलेंस बना रहेगा। और इसीलिए हम लोग सात्विकता के साथ शक्ति की उपासना करना बहुत जरूरी है। सज्जन व्यक्ति को मजबूत होना बहुत जरूरी है। नमस्कार जी। आप भी थोड़ा व्यायाम करने लग गए हो थोड़ा सा। मेरा ये कहना है कि जैसे अभी दवे जी जो है वो जातियों में बंटने की, जातियों की बात कर रहे थे हिंदुओं में, तो मेरा ये कहना है कि कभी भी जो है, मैं इसके लिए मीडिया को भी बहुत दोषी मानता हूँ कि हिंदुओं को जो है वो हमेशा जो है जातियों के लिए बात करते हैं। और क्योंकि आप और किसी भी संप्रदाय के लिए, चाहे आप जो है वो मुस्लिम्स हों चाहे ईसाई हों, कभी उनमें कितने संप्रदाय हैं उसमें कभी बात नहीं किया आपने। आप हमेशा जो है बोलते हैं मुसलमान और ईसाई। आपके कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिए ना सर, मेरा समय कम है। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो हमारा जो उद्देश्य था, जब भारत जब आज़ाद हुआ, हम आज भी वही बात बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जबकि हमें हमेशा ये कहना चाहिए था कि हर भारतीय भाई भाई। सर प्रश्न पूछें आप, ताकि हम और लोगों से हो गया, बात कर उनके सकें। विचार थे। अच्छा, धन्यवाद जी। आपका। पीछे से एक बार प्रश्न ले लीजिए। अभी कोई युवाओं को भी पूछने दीजिए। जी भाई साहब नमस्कार।
मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं मीडिया से हूँ और आपकी मीडिया से एक बड़ी शिकायत है कि वो जातिगत आधार पे जो है सर्वे वगैरह बताते हैं। तो संघ भी यही काम करता है, जिस चुनाव में भाजपा कमज़ोर होती है उसमें संघ भी हर तरह के सर्वे देता है। अब मेरा ये आपसे एक सवाल ये है कि हर बार संघ पर्दे के पीछे से भाजपा के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन कभी श्रेय नहीं मिल पाता। इस पे आपका क्या कहना है? पहली बात तो संघ को सर्वे करने की ज़रूरत ही नहीं है, संघ कोई सर्वे नहीं करता। बैठिए बैठिए बैठिए। संघ को सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वे वो लोग करते हैं जो बाहर रहते हैं। संघ को सर्वे की ज़रूरत नहीं, संघ की हर मोहल्ले में शाखा है, हम लोगों के पास रोज ही रिपोर्ट रहती है, हमें सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये आपकी मीडिया के दिमाग की उपज होती है कई लोगों की कि जो सर्वे वगैरह संघ का सर्वे बोलते हैं। संघ को सर्वे की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। संघ ऑलरेडी रोज ही रहता है। दूसरी बात रही कि भाई लगातार आपने कहा कि ये समाज में किस तरीके की बातें होती है और चुनाव में ऐसा है, संघ 12 महीने मतलब 24 घंटे समाज में ही रहता है और संघ का उद्देश्य ही समाज जागरण है। और समाज का जागरण का उद्देश्य यही है कि आप जाति जाति में मत बंटो, आप हिंदू एक होकर आगे चलो, आप अपने संकीर्णता से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचो, नेशन फर्स्ट अप्रोच रखो। ये जागरण जो है संघ का नियमित चलता रहता है। चुनाव आता है तो कभी कभी लगता है उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए हम वही जागरण हम करते हैं। बाकी लोगों का निर्णय उनको क्या करना है। और मुझे लगता है कि जो पार्टियां जीतती हैं उनको कमज़ोर अंडर एस्टिमेट मत करो, उनकी अपनी शक्ति और कुशलता को भी सम्मान करो। संघ अपना काम करता रहता है, लगातार करता है। नमस्कार सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था, अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में मैं ज़्यादा जो क्रिश्चियन स्कूल्स वगैरह है तो वहाँ पे काफ़ी हद तक उनका जो कंपल्शन रहता है, तो इसमें गवर्नमेंट और आरएसएस कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं डाल सकते कि अपनी जो यानी कि हिंदू रिलेटेड जो पोएम्स वगैरह हो या फिर राष्ट्रगीत हो, ये कंपलसरी होना चाहिए। अभी रिसेंटली मैंने ये नोटिस किया एक एनुअल फंक्शन में, स्कूल के एनुअल फंक्शन में, वहाँ पे उन्होंने उनके जो फ्रैंकली स्पीकिंग समझ गया मैं, इसके आपकी रिगार्डिंग बात आ बात गई। नहीं कर सकता। मुझे लगा आपकी बात आ गई है, समझ गए सब लोग। थैंक यू। सिंपल बात है, मैं फिर से वही बात बता रहा हूँ कि एक स्कूल में समझो 500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कम से कम वो 500 परिवार के होंगे। हम स्कूल में जाके ये तो पूछते हैं कि स्कूल में बेंच है कि नहीं, पानी है कि नहीं, बच्चे का बिल्डिंग कैसा है, स्कूल का नाम क्या है, अंग्रेजी कैसा पढ़ाते हैं, सब पूछते हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स मीटिंग होती है, ये पूछना चाहिए स्कूल वालों को, बहुत नहीं पूछता है कोई, ये पूछना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल वालों को भी स्कूल चला नहीं, अगर पूछना शुरू होगा तो मुझे लगता है वातावरण बनेगा। और सरकारें जो चलती है डेमोक्रेसी में, वो लोगों क्या मांग रहे हैं उस पर चलती है। लोग जो मांगते हैं सरकारें देती है, लोग मांगते हैं कि फ्री चाहिए तो फ्री देती है, लोग मांगते हैं कि प्याज के दाम कम करो तो प्याज के दाम के लिए सरकारें पार्टियां टूट पड़ती है। जब आप लोग मांगोगे कि भाई हमें ऐसी शिक्षा चाहिए तो ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी आपको। आप कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिए संघ को। नमस्कार भाई साहब, मुझे लगता है समय शायद हो गया है। एक छोटा सा प्रश्न था। नमस्कार भाई साहब, क्या संघ के 100 साल पूर्ण होने पर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा या आने वाले 100 साल इंतजार करना पड़ेगा? बस आप जवाब दो, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ में जोड़ना। हमारे महिलाएं इतनी बैठी हैं, किसी ने सवाल नहीं पूछा। हाँ, एक सवाल हम महिलाओं से भी लेंगे, ठीक है जी। सवाल ठीक है, दोनों के जवाब एक साथ ही दे देंगे। हाँ। राम राम। अभी आपने हाईलाइट करा था आपके जब आप विषय रख रहे थे कि नैरेटिव्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, नॉर्थ साउथ, आरिडन द्रविड़ थ्योरी, ये सभी थ्योरीज के माध्यम से माओइस्ट ये सब काम कर रहे हैं। पर मेरा प्रश्न ये है, अभी फ़िलहाल में ऑल आइज़ ऑन रफ़ा का बहुत प्रोपेगेंडा हुआ था, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा का बहुत नैरेटिव क्रिएट किया गया था, इंडिया में बॉलीवुड इन्फ्लुएंसर्स ये सब पोस्ट कर रहे थे। पर साथ ही साथ ऑल आइज़ ऑन बांग्लादेश भी एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की गई थी। पर हम हमारे नैरेटिव फॉर्मेशन में कहाँ चूक जाते हैं, हम क्यों इनका आंसर इनको ब्रेक करने में लगे रहते हैं और हमारा नैरेटिव कभी फॉर्म नहीं हो पाता, ये मेरा प्रश्न है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा नैरेटिव चल रहा है देश में अभी? मतलब मेरा प्रश्न
जवाब की ज़रूरत नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन सा नैरेटिव चल रहा है देश में। वो लोग चिल्ला रहे हैं कि देश में वो नैरेटिव, दूसरा नैरेटिव चल रहा है, वो लोग चिल्ला रहे हैं, वो भी आवाज़ मुझे लगता है सुननी चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि दुनिया भर में आज आप देख रहे होंगे कि भारत में बहुत सारे लोगों ने बांग्लादेश के हिंदू और अल्पसंख्यकों की चिंता के लिए बहुत सारे लोगों ने वक्तव्य दिए हैं। अनएक्सपेक्टेड कॉर्नर से भी बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं। आप लोग उसको सोचिए, समझिए, ये ऐसे मतलब इसका वातावरण क्या है, इसका मतलब समाज में क्या वातावरण है। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी स्टैंड लिया है, तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है और ये सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। बाकी दूसरा विषय जो आपने बताया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई, क्योंकि जो प्रयास कर रहे हैं दुनिया में, वो केवल भारत में नहीं, अमेरिका में भी प्रयास कर रहे हैं। सबसे प्रभावी देश में भी वो उनके चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। उस तुलना में तो भारत उससे प्रभावित नहीं हुआ है अभी तक। छोटे छोटे देश बहुत प्रभावित हो रहे हैं और इसलिए हम लोगों को इस बात के लिए बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और इसलिए तुरंत किसी भी ऐसे बातों से प्रभावित न हो, इसलिए समाज में जागृति आना। ऐसे लोगों को हम लोग पुराना सुनते हैं ना कि मायावी राक्षस होते हैं, वो रूप बदलते हैं, तुरंत करते हैं। तो थोड़ी मायावी शक्तियों को समझना है। वो किसी पूतना अगर स्वरूप मासी के रूप में आ गई तो हमें समझना है कि ये पूतना है कि मासी है। तो ये भगवान कृष्ण का जो था कि वो समझ जाते थे कि ये पूतना है या मौसी है। तो वो मुझे लगता है आज के समय में पूरे समाज को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। आखिरी सवाल। और दूसरी बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र तो है, हमें जागने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अब बात यह है और इसीलिए बात यह है कि उसके अनुसार हम अपनी गतिविधियों को चलाएं। ये काम कोई सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये काम समाज का है। इस काम को हम किसी को नहीं दे सकते। देखिए, समाज की इच्छा हुई, राम मंदिर बन गया। समाज की इच्छा थी, 370 बन गया। 30 साल पहले राम मंदिर के बारे में लोग क्या क्या बोलती थी, सब पार्टियां और बहुत सारे लोग। लेकिन 30 साल में हिंदू समाज का मन बन गया मंदिर। जिस बात पे समाज का मन बन जाएगा वो बात हो जाएगी। इस बात से मैं आपको बिल्कुल पक्का बता सकता हूं। जिस बात नहीं हो रही है, इसका मतलब समझ जाइए कि हिंदू समाज का मन अभी उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुआ और वो कंफ्यूज है। अगर उसका जिन जिन बातों पर कंफ्यूजन दूर होता जाएगा, वो बात अपने आप में बढ़िया से होती जाएगी। बस यही इसका सूत्र है, यही इसका मंत्र है। इसी दिशा में जाना चाहिए। नमस्कार। आखिरी सवाल है मैम। जी हाँ जी। जय श्री राम भाई साहब, कुछ दिनों पहले एक हॉस्पिटल में मेरे परिचित एडमिट थे। वहाँ का एक गार्ड आया था और वो उनसे कह रहा था कि आपके जो पेशेंट एडमिट है उनके लिए हम एक प्रेयर रखते हैं, ये प्रेयर आप भी करो और आर्थिक रूप से हम आपको सहायता भी पहुँचाएंगे। जी, तो भाई साहब, उस हॉस्पिटल के प्रति कुछ हो नहीं सकता है क्या? उनके और भी सारे हॉस्पिटलों में ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करवा रहे हैं। ऐसा है कि मुझे पूछेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आप कुछ करेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ रहूंगा। यही अपनी संघ की पद्धति है। इसलिए जहाँ जिसको जहाँ जगेगा, जिसको समझ में आया, उसको खड़े होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस आप साथ मन में रखिए कि समाज आपके साथ खड़ा हो जाएगा। अब वो समय चला गया कि हम अकेले हैं, कौन आएगा साथ में। अब मैं आपको इतना अनुभव से बता सकता हूँ, जहाँ जहाँ भी ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं, बात उठा रहे हैं, लॉजिकली उठा रहे हैं, तथ्य के साथ उठा रहे हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं। ऐसे ही कोई अपने मनमाने तरीके से कर रहा है तो फिर उसको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। ये मैं कहना चाहूँगा। आखिरी में मुझे लगता है एक बात में समय समाप्त हो गया है, बाकी कुछ बचा होगा तो बाद में करेंगे। अभी आखिरी में मैं आप लोगों से दो ही बातें कहना चाहूँगा कि संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं और संघ तो हमेशा, मैंने जैसे कहा कि समाज स्वयं ही खड़ा हो और महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक हो, इसी दिशा में काम करता है। तो आने वाले समय में 5 विषयों पर समाज आगे आए, ऐसे संघ के मन में विचार है। उसमें 5 विषय ऐसे हैं जो आपके ही विषय है रोज़ के।
पहला विषय कि आज भी हमारे समाज को जाति जाति में लोग विभाजित करने का प्रयास करते रहते हैं। इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। हम अपने परिवार में अगर हर व्यक्ति ये प्रयास करेगा, हर परिवार, कि हमारी सोशल लिस्ट में, हमारे मित्रों की लिस्ट में, हमारे त्योहारों पर निमंत्रितों की लिस्ट में, हमारे आने जाने में सब जाति समुदाय के लोग रहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न का समाधान हम लोग कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आने वाले समय में हम लोग करें, और इसके विपरीत जो भी प्रैक्टिसेस होगी वो हम नहीं फॉलो करेंगे, ऐसा मन हर परिवार को बनाना पड़ेगा। दूसरी बात होगी जिसको हम सामाजिक समरसता का प्रयास बोलते हैं। फिर कुटुंब में परिवार जो है, हमारे परिवार में रिश्ते, अगर हम अपने परिवार में आपस में बात करने के लिए समय निकालें, सप्ताह में कम से कम एक दिन साथ में भोजन करें, अगर एक बार करते तो 4 बार करें, परिवार की बातें करें, परिवार की परंपरा की बात करें। और बच्चों को बाद में लेट समझाने से कोई फायदा नहीं है, जब वो बिल्कुल छोटे हैं तब उनसे बात करने से फायदा है। तो ये परिवार प्रबोधन जो है, ये दूसरा आग्रह का विषय है। तीसरा है कि हम लोग पर्यावरण के बारे में चिंतित हो, बड़ी बड़ी बातें तो हो रही है, लेकिन हम अपनी जीवन शैली को ही अगर पर्यावरण के अनुकूल कर लेंगे तो मार्केट ही बदल जाएगा। हमें मार्केट ही बदलना है अपनी शैली से। मार्केट के अनुसार अपनी शैली नहीं बनानी है, अपनी शैली के अनुसार मार्केट को बनाना है। ये बहुत बड़ा योगदान होगा और भारत ही ऐसा कर सकता है। तीसरा विषय होगा, चौथा विषय होगा कि हम लोगों को स्व के अनुसार चलना है, स्व पर जोर देना है। हर बात में स्व आना चाहिए, स्वभाषा, स्वतंत्र, स्वभूषा, स्वदेशी, बहुत सारा स्व आना चाहिए हर जगह। यही आज़ादी के 75 वर्ष बाद महत्व का है। और पांचवा विषय है जो हम सबको करना है। हम व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत अच्छे हैं, और इंदौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं कि आपने स्वच्छता का एक बहुत उच्चांक कई वर्षों से बना के रखा है। आप सबको मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। आपने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो आने वाले समय में अधिकारों की बात बहुत हुई है, अब नागरिकों के कर्तव्य की बात होनी चाहिए, और वो हर समय हर लेवल पे होना चाहिए। तो ये 5 विषयों को लेकर, ये परिवर्तन के, समाज परिवर्तन के विषयों को लेकर संघ पूरे समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। देश इस दिशा में आगे बढ़े, ये संघ की कल्पना है। तो आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जीवन में, अपने परिवार में इन बातों में कुछ ना कुछ अपने आसपास में जहाँ रहते हैं इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें, अपना योगदान दे। तो मुझे लगता है कि हम जो समाज जैसा चाहते हैं वैसा बने, वैसे समाज के चित्र को हम अपने ही आंखों के सामने अनुभूति कर सकते हैं। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है, और आप सबने ये बात सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हम सभी के सवालों का बड़े खुले मन से जवाब दिया। मैं सबकी तरफ से आपका धन्यवाद देता हूं। सवाल और थे, आपके भी थे, मेरे भी थे, लेकिन इन सवालों का जवाब एक किताब में है जिसका नाम है द RSS रोड मैप ऑफ 21st सेंचुरी। और ये किताब सुनील जी आंबेकर भाई साहब ने ही लिखी है। तो इस किताब का आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे पता नहीं यहाँ बुक स्टॉल में है कि नहीं, लेकिन संघ को लेके जो बहुत सारे विचार, बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उमड़ते हैं, इनका जवाब उस किताब में है। ये किताब हिंदी में भी है भाई साहब? हिंदी में भी उपलब्ध है क्या? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में ये किताब उपलब्ध है। तो इस किताब को ऑर्डर करें और जवाब वहाँ पर भी खोज सकें। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले देश की बात हुई थी, तो एक उद्घोष तो जोरदार होना चाहिए, भारत माता की। थोड़ा जोर से, मजा नहीं आया है। भारत माता की। धन्यवाद।